ये मूवी देखिए, हैरान करने वाली है। कहानी की शुरुआत में हम एक होटल के बाहर लूसी को उसके बॉयफ्रेंड रिचर्ड के साथ देखते हैं। वो दोनों एक हफ्ते पहले ही एक दूसरे से मिले थे और कल रात की पार्टी के बाद लूसी अभी भी नशे में थी। इसी बात का फायदा उठाकर रिचर्ड उसे अपना एक काम निकलवाना चाहता था। वो उसे कहता है कि तुम होटल की रिसेप्शन में जाकर मिस्टर जैंग के बारे में पूछो और उन्हें ये ब्रीफकेस दे दो। लेकिन लूसी को उस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि सिर्फ इतना सा काम करने के लिए रिचर्ड को $1000 मिले थे। ना जाने उस ब्रीफकेस में ऐसा क्या था। तो लूसी वहाँ जाने से मना कर देती है, लेकिन रिचर्ड वो ब्रीफकेस एक हथकड़ी की मदद से उसके हाथ के साथ बांध देता है और ना चाहते हुए भी लूसी को उस होटल के अंदर जाना पड़ता है। होटल की रिसेप्शन पर वो मिस्टर जैंग के बारे में पूछती है और कहती है कि रिचर्ड ने उसे वहाँ भेजा है। रिसेप्शनिस्ट चाइनीज लैंग्वेज में सारी बात मिस्टर जैंग को ट्रांसलेट करके बताता है, क्योंकि मिस्टर जैंग को इंग्लिश नहीं आती थी। मिस्टर जैंग कोई मामूली गुंडा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा माफिया था, जिसके आदमी रिसेप्शन पर आकर रिचर्ड को शूट कर देते हैं। वो लूसी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं और कोई कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो बहुत पावरफुल लोग थे। वो गुंडे उसे मिस्टर जैंग के रूम में ले जाते हैं, जहां मिस्टर जैंग कुछ लोगों को जान से मार रहा था। ये देखकर लूसी की हालत खराब हो जाती है। फिर मिस्टर जैंग लूसी के पास आता है और होटल के एक आदमी को फोन करता है, जो मिस्टर जैंग और लूसी की बात को ट्रांसलेट करेगा। लूसी कहती है कि ये सब रिचर्ड की वजह से हुआ है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं इस काम के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं बेकसूर हूँ और अपनी जान की भीख मांगती है। पर लूसी की वहाँ एक नहीं चलने वाली थी। मिस्टर जैंग कहता है कि वो रिचर्ड पर भरोसा नहीं कर सकता। रिचर्ड पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर मिस्टर जैंग लूसी को ब्रीफकेस खोलने के लिए एक कोड बताता है और खुद सामने वाले रूम में छुप जाता है। उसके सारे गुंडे भी बुलेट प्रूफ आर्मर शील्ड्स पकड़कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस ब्रीफकेस में बॉम्ब हो सकता है। पहले तो लूसी वो ब्रीफकेस खोलने से मना करती है, पर मिस्टर जैंग उस पर भड़क जाता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। तो लूसी को वो ब्रीफकेस खोलना पड़ता है, लेकिन खुशकिस्मती से उसमें बॉम्ब नहीं बल्कि प्लास्टिक के 4 पैकेट थे, जिनमें नीले रंग का पाउडर था। फिर मिस्टर जैंग उसमें से थोड़ा पाउडर बाहर निकालता है और उसके गुंडे एक आदमी को लेकर आते हैं, जिसे उन्होंने ड्रग की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए रखा था। वो उस नीले पाउडर का छोटा सा हिस्सा कंज्यूम करता है, जो इतना पावरफुल था कि उस आदमी की हालत खराब होने लगती है और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। मिस्टर जैंग उसे शूट कर देता है, क्योंकि अब उस आदमी की जरूरत नहीं थी। फिर वो लूसी को एक जॉब की ऑफर देता है, लेकिन लूसी उसके साथ किसी भी तरह का काम करने से मना कर देती है। तो एक गुंडा उसके सर पर मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब सीन एक लेक्चर हॉल में शिफ्ट होता है, जहां एक सीनियर साइंटिस्ट प्रोफेसर नॉर्मन अपने लेक्चर में ब्रेन कैपेसिटी के बारे में बता रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ की रिसर्च से ये पता लगाया था कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में अपने दिमाग का ज्यादा से ज्यादा 10% ही इस्तेमाल करता है, जबकि दिमाग के बाकी 90% हिस्से में बेशुमार शक्तियाँ हैं, जिसे कोई इंसान अगर अनलॉक कर ले तो उसमें सुपर पावर्स आ सकती हैं। इंसान ने आज तक जितनी भी तरक्की की है, वो अपने दिमाग के सिर्फ 10% हिस्से को यूज करके ही की है। वो कहते हैं कि इंसान के मुकाबले बाकी जीव अपने दिमाग का 5% इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि डॉल्फिन्स अपने दिमाग का 20% यूज कर सकती है। इसलिए डॉल्फिन्स ने सोनार वेव्स को बनाया, जिसकी मदद से पानी के अंदर होने के बावजूद भी वो दूसरी डॉल्फिन्स को संदेश भेज सकती हैं, जो इंसान द्वारा बनाए गए सोनार सिस्टम से कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर हालात कोशिकाओं के अनुकूल होते हैं तो वो प्रजनन करते हैं, और अगर हालात प्रतिकूल होते हैं तो कोशिकाएं अपनी मर्जी से काम करने लगती हैं और तबाही होने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लूसी को होटल के एक रूम में देखते हैं। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जब वो अपने पेट को देखती है तो उसके पेट पर पट्टी बंधी हुई थी, जिस पर खून लगा था, और उसके पास ऑपरेशन का सामान भी पड़ा था। फिर एक गुंडा उसे कपड़े पहनकर बाहर आने के लिए कहता है। वो बाहर आकर मिस्टर जैंग से पूछती है कि उसके पेट के साथ उन्होंने क्या किया है। तो उनका एक आदमी, जो एक अंग्रेज था, वो कहता है कि हमने तुम्हारा कोई बॉडी पार्ट नहीं निकाला, बस वो नीले ड्रग का पैकेट, जिसका साइंटिफिक नाम CPH4 है, वो तुम्हारे पेट में छुपा दिया है। वो बहुत पावरफुल ड्रग था, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में हैवी डिमांड थी, इसीलिए वो काफी कीमती भी था। वो उसे लूसी के जरिए दूसरी कंट्रीज में स्मगल करने वाले थे। लूसी के साथ 3 आदमी और थे, और उन तीनों के पेट में भी एक पैकेट था। वो सब लोग अलग अलग कंट्रीज में जा रहे थे, जहां मिस्टर जैंग के लोग उनका ऑपरेशन करके उस पैकेट को बाहर निकाल लेंगे और मार्केट में बेच देंगे। यही मिस्टर जैंग का बिजनेस था।
मिस्टर जैंग के आदमी उन्हें धमकाते भी हैं कि अगर उन्होंने भागने की कोशिश की या पुलिस की मदद ली तो वो उनके पूरे परिवार को जान से मार देंगे। फिर वो उनके मुंह ढक कर उन्हें ले जाते हैं। लूसी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो किसी तरह अपने दिमाग को शांत रख रही थी। जब उसके मुंह से कपड़ा हटता है तो वो खुद को कंक्रीट के कमरे में पाती है। वहाँ एक गुंडा उसके साथ बदतमीजी करता है तो लूसी उसे धक्का मार कर मना करती है, जिससे वो गुंडा भड़क जाता है और वो गुस्से में लूसी के पेट पर जोरदार किक्स मारकर वहाँ से चला जाता है। लूसी के पेट से खून बहने लगा था और पेट में किक्स लगने की वजह से ड्रग का पैकेट फट चुका था जो उसके खून में घुलने लगा था। वो इतना पावरफुल ड्रग था कि जिसके एक पार्टिकल ने मिस्टर जैंग के रूम में उस आदमी की हालत बुरी कर दी थी। तो ना जाने लूसी के साथ क्या होने वाला था। लूसी के शरीर में मानो हजारों वोल्ट का करंट दौड़ने लगा था। उसका अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो हवा में उड़ने लगी थी। उसकी बॉडी में ड्रग के विस्फोट हो रहे थे और नीले रंग का वो ड्रग लूसी के शरीर पर हावी हो रहा था जो बहुत जबरदस्त एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था। उसकी आंखों का रंग पलक झपकते ही बदल रहा था। इस दौरान प्रोफेसर नॉर्मन बताते हैं कि अगर हमारा दिमाग 20% कैपेसिटी तक पहुंच जाए तो ये हमारे शरीर को पूरा नियंत्रण देगा, यानी कि हमारा दिमाग बुरे हालातों में भी बिल्कुल शांत हो जाएगा और हम सही समय पर सही फैसला ले पाएंगे। हमारे शरीर में 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स हैं, जिसमें से हम सिर्फ 15% ही यूज करते हैं। इंसान के शरीर में आकाश गंगा के तारों से भी ज्यादा कनेक्शंस हैं, लेकिन इतने बड़े नेटवर्क के 90% हिस्से को इंसान अब तक एक्सेस ही नहीं कर पाया है। 40% कैपेसिटी पर इंसान दूसरे लोगों को कंट्रोल कर सकता है और उसके बाद वो मेटल को भी कंट्रोल कर सकता है। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी प्रोफेसर नॉर्मन के पास भी नहीं थी। तब एक स्टूडेंट कहता है कि क्या होगा अगर इंसान अपने दिमाग का 100% अनलॉक कर ले। तो जवाब में प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि क्या होगा। ड्रग की वजह से लूसी के ब्रेन न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो गए थे और वो 20% कैपेसिटी पर पहुंच गई थी। उसका दिमाग पूरी तरह से शांत हो चुका था और वो गुंडों से निपटने के लिए भी तैयार थी। तभी एक गुंडा उस रूम में आता है। लूसी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करती है ताकि वो उसके जाल में फंस जाए और ऐसा ही होता है। जब वो लूसी के पास आता है तो लूसी बड़े आराम से उसे सबक सिखा देती है और उसकी गन लेकर रूम से बाहर चली जाती है। वहाँ कुछ गुंडे खाना खा रहे थे, तब लूसी उन सबको शूट कर देती है। लूसी अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए जल्दी जल्दी खाने लगती है, जैसे वो किसी मशीन में फ्यूल डाल रही थी। उसे एक गुंडे की बुलेट लग चुकी थी, लेकिन वो बिना किसी दर्द के वो गोली अपने हाथ से पकड़कर बाहर निकाल देती है, जो उसके लिए मानो एक मामूली बात थी। जैसा कि प्रोफेसर ने अपने लेक्चर में कहा था, अब उसका अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण आ चुका था। फिर वो एक बैग में गन्स रखती है और एक कैब में बैठकर हॉस्पिटल की ओर जाने लगती है। जब गाड़ी सिग्नल पर रुकती है तो लूसी महसूस करती है कि वो दूर खड़े लोगों की फोन पर होने वाली बातों को सुन सकती है। उसकी सुनने की शक्ति काफी बढ़ चुकी थी, जो दूर तक खड़े लोगों को आसानी से सुन पा रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि उसने सिर्फ थोड़े से समय में ही उन लोगों की बातें सुनकर पूरी चाइनीज लैंग्वेज समझ ली थी। फिर हॉस्पिटल पहुंचकर वो ऑपरेशन थिएटर की ओर चली जाती है। ऑपरेशन थिएटर में वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे डेटा को देखकर कहती है कि ये मरीज बचने वाला नहीं है। वो उस मरीज को शूट करके खुद बेड पर लेट जाती है और डॉक्टर को गन पॉइंट पर लेकर अपने पेट से ड्रग का पैकेट बाहर निकालने के लिए कहती है। डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर उसके शरीर को सुन्न करने के लिए एनेस्थीसिया देने लगता है, लेकिन लूसी बिना किसी एनेस्थीसिया के उसे ऑपरेशन करने के लिए कहती है। ऑपरेशन के दौरान वो अपनी माँ को फोन करती है और कहती है कि मुझे अपने बचपन के बारे में सब कुछ याद है। उसे अपने जन्म से लेकर अब तक वो हर चीज याद थी, जो किसी भी छोटे बच्चे के लिए याद रख पाना मुमकिन नहीं था। यहाँ तक कि उसे अपनी माँ के दूध का स्वाद भी याद था। लूसी कहती है कि वो सब कुछ महसूस कर सकती है। वो ग्रेविटी, धरती की रोटेशन और हवा को भी महसूस कर सकती है। फिर डॉक्टर वो पैकेट बाहर निकालता है, जो लगभग 500 ग्राम ही बचा था। बाकी का उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका था। डॉक्टर के पूछने पर लूसी बताती है कि इस ड्रग का नाम CPH4 है। तो ये सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो जाता है। वो बताता है कि CPH4 बहुत ज्यादा पावरफुल ड्रग है, जो गर्भवती औरतें अपनी प्रेगनेंसी के 6ठे हफ्ते में बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस करती हैं, जिससे गर्भ में बच्चे की हड्डियों का निर्माण होता है। डॉक्टर हैरान था कि लूसी अब तक जिंदा कैसे है। तो लूसी कहती है कि मैं शायद ज्यादा देर तक जिंदा ना रहूं। इसके बाद लूसी अकेली ही मिस्टर जैंग के पास चली जाती है और उसके आदमियों को शूट करके वो बड़ी आसानी से मिस्टर जैंग तक पहुंच जाती है, जिसका मिस्टर जैंग को कोई आइडिया नहीं था। वो उसके दोनों हाथों में चाकू से जोरदार वार करती है और CPH4 के बाकी 3 पैकेट्स के बारे में पूछती है, जो बाकी 3 लोगों के पेट में रखे थे। लेकिन मिस्टर जैंग कुछ नहीं बोलता। तो वो उसके दिमाग को रीड करके पता लगा लेती है कि वो पैकेट्स बर्लिन, पेरिस
और रोम में डिलीवर होने वाले हैं। उसने सिर्फ 2 मिनट्स में ही मिस्टर जैंग की हालत पतली कर दी थी। इसके बाद लूसी अपनी सहेली के घर चली जाती है। वहाँ वो इंसानी दिमाग पर आधारित प्रोफेसर नॉर्मन की सारी रिसर्च सिर्फ कुछ ही मिनट्स में पढ़ लेती है, जो 6734 पन्नों की रिपोर्ट थी। फिर वो प्रोफेसर नॉर्मन को फोन करके अपने बारे में सब बता देती है और कहती है कि उसने अपने दिमाग की 28% कैपेसिटी को अनलॉक कर लिया है और आपने अपनी रिसर्च में बिल्कुल ठीक लिखा है। पहले तो प्रोफेसर को लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन लूसी प्रोफेसर के रूम में टीवी, मोबाइल, रेडियो और बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कंट्रोल करके उन्हें यकीन दिला देती है। लूसी कहती है कि CPH4 ड्रग उसके दिमाग के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता जा रहा है। जल्दी ही वो अपने दिमाग के 100% को अनलॉक कर सकेगी, लेकिन उसे पता नहीं कि वो कब तक जिंदा रहेगी। फिर वो कहती है कि उसे दर्द महसूस नहीं होता, उसकी इच्छाएं मिट चुकी हैं। वो सारी चीजें जो इंसान को इंसान बनाती हैं, उसके अंदर से सब खत्म हो चुकी हैं। प्रोफेसर उसकी हालत समझ सकते थे, इसीलिए वो लूसी को वही करने के लिए कहते हैं जो कुदरत का बुनियादी नियम है, यानी जो सीखा गया है वो आगे दिया जाए। उनकी बातों से लूसी को क्लू मिल जाता है और वो 12 घंटों बाद उनसे मिलने के लिए कहती है। अब उसे CPH4 के बाकी तीनों पैकेट्स को किसी तरह हासिल करना था। अपनी खबर टीवी पर देखकर वो एक पल में अपना हुलिया बदल लेती है। फिर वो एक पुलिस ऑफिसर डेलरियो को यूरोप में होने वाले CPH4 ड्रग की तस्करी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। लूसी की काफी पावर्स एक्टिवेट हो चुकी थी, जो एक नजर में ही पुलिस के कुत्ते को कंट्रोल कर लेती है, जो उसे पहचान चुका था। वो डेलरियो की स्क्रीन पर उन तीनों की फोटोज भी शेयर करती है जिनके पेट में ड्रग्स छुपाए गए थे। डेलरियो भी ये सब देखकर काफी हैरान था। फिर लूसी फ्लाइट में बैठकर डेलियो के पास जाने लगती है। लूसी की इन्फॉर्मेशन से बर्लिन, पेरिस और रोम में उन लोगों को पकड़ लिया जाता है। फ्लाइट में लूसी बहुत ही तेज स्पीड में अपनी रिसर्च कर रही थी, ताकि वो समय की शुरुआत से लेकर अब तक सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके प्रोफेसर को दे सके। इस दौरान वो 40% तक पहुंच चुकी थी। उसके शरीर के सेल्स खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और जब हालात अनुकूल नहीं होते तो सेल्स अपनी मर्जी से काम करने लगते हैं और विनाश शुरू हो जाता है। लूसी के दांत गिरने लगते हैं और उसकी बॉडी हवा में गायब होने लगती है, जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। वो किसी तरह टॉयलेट में चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। उसका चेहरा एक तरफ लटक जाता है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो CPH4 खाने लगती है ताकि वो किसी तरह जिंदा रह सके। पहले तो वो ठीक होने लगती है, लेकिन बाद में एक विस्फोट से उसके लाखों कण हवा में फैल जाते हैं। फिर हम एयरपोर्ट पर डेलियो को देखते हैं। डॉक्टर्स उसे लूसी का सामान देते हैं, जो एयरपोर्ट के हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी थी। लूसी अब 50% कैपेसिटी पर पहुंच चुकी थी। जब वो अपने कमरे से बाहर आती है तो डेलियो अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने के लिए आता है, लेकिन लूसी सिर्फ अपने हाथ के इशारे से ही उन सभी को सुला देती है और डेलियो की गन की मैगजीन खाली कर देती है। डेलियो समझ नहीं पाता कि आखिर ये हुआ क्या है। लूसी उससे CPH4 के पैकेट्स मांगती है जो उन आदमियों के पेट में रखे थे, और पुलिस वाले उन तीनों को ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल ले गए थे। तो लूसी उसकी कार में बैठकर हॉस्पिटल जाने लगती है। डेलरियो लूसी की सुपर पावर्स को लेकर टेंशन में था, लेकिन लूसी कहती है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं करेगी। हॉस्पिटल के बाहर मिस्टर जैंग का एक आदमी उन तीनों लोगों की निगरानी कर रहा था, जो फोन करके मिस्टर जैंग को सारी बात बता देता है। अब लूसी मोबाइल के नेटवर्क को अपनी आंखों से देखने लगी थी और अपने हाथों से उन्हें कंट्रोल करके वो मिस्टर जैंग की अपने आदमी के साथ चल रही बात को गाड़ी के रेडियो में सुनने लगती है। मिस्टर जैंग अपने आदमियों को किसी भी तरह CPH4 के पैकेट्स पुलिस की हिरासत से वापस लाने के लिए कहता है, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। इससे पहले कि मिस्टर जैंग के आदमी CPH4 के पैकेट्स ले जाएं, लूसी का वहां पहुंचना बहुत जरूरी था। इसीलिए लूसी खुद गाड़ी ड्राइव करने लगती है। इससे पहले उसने कभी ड्राइव नहीं की थी, लेकिन वो गाड़ी ऐसे ड्राइव कर रही थी जैसे उसके लिए ये कोई वीडियो गेम हो। उसकी ड्राइविंग देखकर डेलियो भी बहुत डर गया था। इस दौरान मिस्टर जैंग के आदमी सभी पुलिस वालों को शूट कर देते हैं और उन तीनों के पेट से CPH4 के पैकेट्स निकालने लगते हैं। जब एक पुलिस ऑफिसर से उन गुंडों का शूट आउट होता है तो लूसी वहां पहुंच जाती है। मिस्टर जैंग का एक आदमी किसी तरह 2 पैकेट्स को ब्रीफ केस में रखकर रूम से बाहर आ जाता है। लूसी उससे वो ब्रीफ केस मांगती है, लेकिन वो लूसी को शूट करने के लिए अपने आदमियों से कहता है। अब तक लूसी 60% तक पहुंच चुकी थी और वो दूसरे लोगों को कंट्रोल करने लगी थी। वो उस गुंडे के सामने एक अदृश्य दीवार बना देती है और बाकी लोगों को एक एक करके हवा में उड़ा देती है। वो बड़ी आसानी से ब्रीफ केस हासिल कर लेती है और तीसरा पैकेट भी उस आदमी के पेट से निकाल लेती है। लूसी गाड़ी में बैठकर प्रोफेसर नॉर्मन के पास जाने लगती है और रास्ते में मिस्टर जैंग उसे देखकर समझ जाता है कि ड्रग्स के पैकेट्स लूसी ने हासिल कर लिए हैं।
प्रोफेसर नॉर्मन यूनिवर्सिटी आ चुके थे, जहां वो लैब में अपनी टीम और कंप्यूटर्स के साथ तैयार थे ताकि वो लूसी की ब्रेन कैपेसिटी पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। इस दौरान मिस्टर जैंग और उसके आदमी भी उनकी गाड़ी का पीछा करके यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे। वो आदमी कहता है कि लूसी एक चुड़ैल है जिसे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिस्टर जैंग कहता है कि ये मुझे पता है और मैं उसे खुद मारूंगा। वो अपने सारे आदमियों को हमला करने के लिए तैयार करने लगता है। लूसी उनकी बातें सुन लेती है और डेलियो को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है ताकि वो अपना एक्सपेरिमेंट शांति से कर सके। फिर लूसी प्रोफेसर को सेल्स के काम करने के तरीके के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि नेचर के काम करने का तरीका इंसान की कैलकुलेशन से काफी ज्यादा अलग है। हमारे शरीर में असीमित शक्तियाँ हैं और हम सिर्फ अपने सेल्स को कंट्रोल करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। प्रोफेसर नॉर्मन पूछते हैं कि अगर संसार इंसान की कैलकुलेशन के बेसिस पर नहीं चलता तो फिर कैसे चलता है और हमारी कैलकुलेशंस गलत कैसे हैं? तो लूसी कहती है कि अगर एक कार को बहुत स्पीड से चलाओ तो एक समय ऐसा आएगा कि वो कार नजर नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो दिखाई नहीं दे रही तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं जो इंसान की कल्पना से दूर है, लेकिन उनका अस्तित्व मौजूद है। समय सबके अस्तित्व का आधार है, बिना समय कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। तभी मिस्टर जैंग वहाँ अटैक शुरू कर देता है और डेलियो अपनी टीम के साथ डिफेंड करने लगता है। लूसी अपने दिमाग के 100% को अनलॉक करने के लिए सारा CPH4 अपनी बॉडी में इनटेक करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर सारे कंप्यूटर्स और कैमरास के सेटअप को रेडी कर दिया जाता है। प्रोफेसर नॉर्मन परेशान थे क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसान अभी इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए तैयार नहीं है, कहीं इस इंफॉर्मेशन का गलत यूज ना हो जाए। तो लूसी कहती है कि सही इंफॉर्मेशन हमेशा सही फैसला लेना सिखाएगी। वो एक कंप्यूटर बनाकर सारी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर करेगी और सिंपल लैंग्वेज में उस तक पहुंचने का तरीका भी बताएगी जो एवोल्यूशन से रेवोल्यूशन तक ले जाएगा। बाहर डेलियो और मिस्टर जैंग के बीच शूट आउट चल रहा था जिसमें काफी नुकसान हो रहा था। फिर लूसी CPH4 को कंज्यूम करने लगती है और उसके अंदर बेशुमार ताकत आ जाती है। अब वो 70% तक पहुंच चुकी थी। वो उस लैब में पड़े सारे मेटल के डिवाइसेस, कंप्यूटर्स और एनर्जी की मदद से एक सुपर कंप्यूटर बनाना शुरू कर देती है ताकि उसमें वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके। धीरे धीरे वो 80% तक पहुंच जाती है और फिर 90% तक। इस दौरान मिस्टर जैंग के आदमी पुलिस वालों पर भारी पड़ते हैं और उनका एक आदमी RPG फायर कर देता है, जिसका धक्का लगने से लूसी टाइम ट्रेवल में पहुंच जाती है। वो अपनी मर्जी से किसी भी जगह पर किसी भी समय में जा सकती थी। वो टाइम को कंट्रोल कर पा रही थी, जो बहुत बड़ी बात थी। वो एक ही पल में सैकड़ों साल पीछे चली जाती है और ह्यूमन एवोल्यूशन को देखती है। इसके बाद वो डायनासोर के टाइम में पहुंच जाती है। फिर वो दुनिया की सबसे पहली औरत को देखती है जिसका नाम भी लूसी था, जिनकी प्रजाति समय के साथ इवॉल्व हुई और आगे चलकर इंसान बनी। फिर वो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों साल पहले न सिर्फ पृथ्वी पर होने वाले बदलावों को देखती है बल्कि हमारी आकाश गंगा की शुरुआत और काम करने के तरीके को भी देखती है। वो समय की शुरुआत से लेकर अब तक होने वाली सारी चीजों को समझने लगती है। अब तक वो 99% कैपेसिटी तक पहुंच चुकी थी और मिस्टर जैंग भी अपनी गन लेकर लूसी को शूट करने के लिए उस रूम में आ चुका था। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है और उस पर अपनी गोलियां चलाने लगता है, लेकिन लूसी अपने दिमाग की 100% कैपेसिटी तक पहुंच चुकी थी और वो वहां से गायब हो जाती है। बचते हैं तो सिर्फ उसके कपड़े। तो मिस्टर जैंग प्रोफेसर नॉर्मन पर चिल्लाने लगता है और पीछे से डेलियो वहां आ जाता है जो मिस्टर जैंग को शूट कर देता है। फिर लूसी प्रोफेसर नॉर्मन को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें उसने सृष्टि की शुरुआत से लेकर अब तक की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी थी। जैसे ही प्रोफेसर वो पेन ड्राइव रिसीव करते हैं, लूसी का कंप्यूटर बिखर जाता है और जब डेलियो प्रोफेसर से पूछता है कि लूसी कहाँ गई, तो लूसी उसके मोबाइल पर मैसेज करती है कि आई एम एवरीवेयर, मतलब कि मैं हर जगह हूँ। प्रोफेसर समझ चुके थे कि लूसी ठीक उसी तेज रफ्तार गाड़ी की तरह बन चुकी है जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। फिर लास्ट में लूसी कहती है कि अरबों साल पहले हमें जीवन दिया गया था, हमने इसके साथ क्या किया। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के बारे में कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताएं।